आपको जैसे मालूम है, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, परिवार पहचान पत्र, जिसकी सर्वदूर उत्सुकता भी है, जानकारियां भी लोग ले रहे हैं, जिनको पता लग रहा है उसकी सराहना भी कर रहे हैं कि हरियाणा के हर परिवार का जो डाटा है वो हम योजनाओं को, लोगों के हित के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे और हर किसी की आवश्यकताएं, हर किसी की क्षमताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए इसकी भी हम योजना बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये सब योजनाएं हैं। तो अभी जो उसमें एक योजना जो हमने घोषित की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतः भाषा बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। क्योंकि नौकरियों के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। हमने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में 50,000 रुपया वार्षिक आय से भी नीचे के परिवार हैं, 1 लाख रुपया वार्षिक आय के भी नीचे के परिवार हैं। अभी 2 ही श्रेणियां हैं जिनको हमने अपने इस टारगेट में लिया है कि 1 लाख रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उनको अवसर दिला करके कम से कम उनकी आय डबल हो जाए। 50,000 से नीचे के कोई 38,000 परिवार हैं, उनको 1 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए, और 1 लाख से नीचे के हैं उनको 2 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए। अर्थात हमारा जो 1,80,000 रुपये का ऑर्बिट है उससे पार किया जाए, बाहर किया जाए। उनको हम फिर बीपीएल ना कह करके उनको उससे ऊपर की लाइन पर ले जाएंगे। तो इसमें विभिन्न बैठकें हमारी हुई हैं, विभागों के साथ जो योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है, कितना लाभ लोग ले रहे हैं। लेकिन ध्यान में आया कि लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं मिलती या उनको उन योजनाओं को लेने में कठिनाई आती है। ऐसे ही बहुत स्कीम्स ऐसी हैं जो बैंकों से लोन भी लिए जा सकते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, वहाँ भी कुछ कठिनाइयाँ उनको आती हैं। तो हमने एक कंबाइंड एफर्ट, चाहे बैंक हैं, चाहे फाइनेंशियल यानी सर्विसेज देने वाले और संस्थान हैं, या हरियाणा की सरकार की स्कीमें हैं, केंद्र सरकार की स्कीमें हैं, या फिर व्यक्ति अपनी योजना से भी कोई नया काम करना चाहता है, उसका अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, कोई भी काम वो करे उसको कोई रिसोर्स की कठिनाई उसको ना आए। तो ऐसा एक सामूहिक प्रयास करने के बाद ऐसे सब लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। उनकी सूचियां बन चुकी हैं। लगभग 1 लाख तक के जो परिवार जिनकी आय कम है उसमें हमारे पोर्टल के हिसाब से तो 3.25 लाख परिवार ऐसे हैं। लेकिन हम अभी 1.5 लाख परिवार उनमें से बुला करके और व्यक्तिगत उनका जानकारियां उनसे लेना, उनका इंटरव्यू लेना, कौन सी वो व्यवस्था का यानी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, कोई उनकी अपनी स्कीम है। तो पहले चरण में ये काम हमारा कल 29 तारीख से शुरू हो रहा है और 25 दिसंबर तक, जिसको हमने कहा है कि कौन सा दिवस, 25 सुशासन दिवस, 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन होता है, सुशासन दिवस, उस दिन तक फील्ड में हर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगेंगे और उन कैंप्स में उनको सबको सूचना दे करके बुलाया जाएगा। यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम से सीधी जानकारी भी उनको दी जाएगी और जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो नोडल अधिकारी हैं वो भी उनको जानकारी देंगे। एक स्थान पर सब लोग आएंगे प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के सायंकाल 5 बजे तक, या जिन लोगों को बुलाया है उनके सबके जब तक इंटरव्यू नहीं होते तब तक वो कार्यक्रम चलेगा। पहले चरण में अभी 3 दिन के कार्यक्रम, कुल 24 ब्लॉक्स में ऐसा हमने एक शेड्यूल ये जारी किया है। 24 स्थान हैं, लेकिन उसमें किसी किसी स्थान पर 2 दिन, किसी स्थान पर 3 दिन भी, जहाँ की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन 500-600 लोगों से ज़्यादा वहाँ उस मेले में
बुलाएंगे तो अव्यवस्था होगी। तो जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ 3 दिन, 2 दिन में पूरे तो 2 दिन, और जहाँ कम संख्या है 1 दिन में उन ब्लॉक्स में इसको लगातार चला करके पूरा। के लिए लगभग 42 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें से व्यक्ति अपनी इनकम बढ़ा सकता है। तो उस प्रकार की ये सब योजनाएं दी गई हैं। इनके सबके वहाँ हर एक कैंप के बाहर कई कई जगह चार्ट लग जाएंगे। उन चार्ट्स को पढ़ेंगे, उसमें बेनिफिट यानी क्या मिलेगा उनको, लोन का मैक्सिमम लिमिट क्या है और उसकी पात्रता क्या उसमें तय की गई है। अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे एससीज के लिए कुछ योजनाएं हैं, बीसीज के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए हैं, दिव्यांगों के लिए हैं, गरीबी के हिसाब से कुछ हैं, कृषि की अलग हैं, उद्योग की अलग हैं, लघु उद्योग जो है एमएसएमई है उसकी अलग हैं, और स्किलिंग की योजनाएं अलग हैं। 3 महीने का स्किलिंग का कोर्स करने के बाद उनको कोई ना कोई व्यवसाय करने में आगे कैसे सुविधा मिलेगी। तो ऐसे एक मल्टीपल एक जिसको कहना चाहिए एक अफेयर्स, ये इसके अंदर बताए गए हैं। जाते ही व्यक्ति एक वेलकम डेस्क के ऊपर जाएगा ताकि उसको कोई बात आगे कहाँ जाना है इसकी जानकारी नहीं है तो बता दी जाएगी। सब लिखित होगा तो भी एक वेलकम डेस्क होगा। उसके बाद 5-5 कम से कम 5-5 काउंसलिंग सेंटर्स होंगे। वो किसी भी एक काउंसलिंग सेंटर पर जाएगा, सब जानकारियां ली जाएंगी, उससे पूछताछ की जाएगी कि किस प्रकार का काम वो कर सकता है। कोई व्यक्ति खेती से जुड़ा कर सकता है, कोई पशुपालन की दृष्टि से कर सकता है, कोई मशरूम के नाते से कर सकता है, कोई दुकान बना सकता है, कोई सरकारी योजनाओं में योजना उसका लाभ उठा सकता है। तो उसी हिसाब से उन काउंटर्स पर भेजा जाएगा। उन काउंटर्स पर डिटेल्ड 5-6 लोग रहेंगे, डिटेल्ड एक जानकारी उससे लेकर के उसको रिकमेंड किया जाएगा कि हाँ ये काम ये कर सकता है। एक की बजाय 1, 2, 3 भी बताया जा सकता है, इन 3 में से भी कोई कर सकता है। वो फिर बैंक्स के काउंटर होंगे। उन बैंक के नोडल जो बैंक होंगे उस क्षेत्र के, कहीं 5 हैं कहीं 6 हैं, ऐसे बैंक्स के सबके अपने अपने काउंटर होंगे। वो फिर बारी बारी से उनको भेजेंगे। अगर उस सामने वाले का कहीं बैंक अकाउंट है तो उस पर भेजा जाएगा, नहीं है तो किसी को भी काउंटर पर भेजा जाएगा। वो बैंक वाला उस सारे पत्रक को देख करके, और बैंक्स को हमने कहा है कि जहां कोई गारंटी की जरूरत नहीं है तो कोई गारंटी आपने पूछनी नहीं है। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं केंद्र सरकार की ओर से तय की गई हैं, बैंकों ने मानी हुई है कि इसकी कोई हमने कोलेटरल नहीं लेना, गारंटी नहीं लेनी है। केवल उसकी योग्यता ठीक होनी चाहिए, वो काम ठीक प्रकार से कर सकता है, ताकि एक विश्वास है कि वो अर्न करेगा और बैंक को वापस करेगा। अगर उसमें इतनी योग्यता ही नहीं है तो शायद बैंक वाले उसको रिफ्यूज करते हैं। लेकिन वो सारा काम चूंकि हमारे डिपार्टमेंट सब उसमें जुड़े हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, और इतनी छलनी जो सारे सिस्टम के अंदर से निकाली जाएगी उस सारे विषय को, तो बैंक्स को सुविधा हो जाएगी। फिर बैंक्स को हमने कहा कि नहीं, जो हमने तय किया है या जो हमने रिकमेंड किया है उसमें से कोई ना कोई एक काम का लोन आपने देना ही है। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, नई स्कीम्स मानो बन सकती होंगी, तो उसका अगर बैंक्स की जरूरत होगी तो उसका जो गारंटी है, बैंक गारंटी, वो यानी गवर्नमेंट गारंटी देगी, ताकि कल को डिफॉल्ट हो जाता है कोई एनपीए ना हो, ताकि वो गवर्नमेंट की ओर से भी दिया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास बहुत सी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो हम ग्रांट भी देते हैं। तो हम ये सारी चीजें उसमें सब करने के बाद और उनको वहां भेजेंगे। दिन भर का ये मेला चलेगा। हर 2-2 घंटे के लिए एक उनके स्लॉट बना करके सूचना दी गई है। अगर मैंने 500 लोग बुलाए हैं तो 2 घंटे में मानो 250 लोग बुलाए या 100 लोग बुलाए, अगले 2 घंटे में 100 नहीं, मानो 4 स्लॉट बनाए होंगे तो 180 के लगभग दिए हमने। तो उस हिसाब से 3 बजे तक का समय दिया ताकि 5 बजे तक समाप्त हो जाए। ऐसे 2-2 घंटे के स्लॉट बना के दिए। अब ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में जाते समय एक काउंटर और रखा हमने फॉर्म जमा कराने का। एक फॉर्म रहेगा इसके साथ, वो फॉर्म सब जगह अपने अपने कमेंट्स सबने लिखने हैं, लिख करके बैंक वाले भी लिखेंगे, और लास्ट में जो उसका फॉर्म जमा कराने का काउंटर, क्या नाम दिया उसका, फॉर्म सबमिशन डेस्क, वहां वो सबमिशन करेगा, अपने साइन करेगा और चला जाएगा। इन सब का विश्लेषण करने के बाद बैंक्स के लोग, कुछ उनकी फॉर्मेलिटी होती हैं, जैसे एक तो सिबिल, बैंक के लोग उसको चेक करते हैं कि क्या इस व्यक्ति ने पहले तो कोई लोन नहीं लिया होगा, उसमें डिफॉल्टर तो नहीं है, बड़ा डिफॉल्टर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो तो जानकारियां बैंक के सिविल से सिस्टम से मिलेंगी, उसको वो चेक करेंगे। अगर उसमें कोई छोटा मोटा फॉल्ट है तो कल को सरकार को कोई योजना बनानी होगा, बनाएंगे। लेकिन ये सब अगले 10 दिन तक बैंक की प्रोसेस चला करके उसमें निर्णय लेकर के, जब ये 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा सब, तो जनवरी में इनके सबके सेकंड कैंप लगेंगे
और सेकंड कैंप में जिनके लोन सैंक्शन उनको लोन दे दिया जाएगा, जिनकी कठिनाई होगी उस कठिनाई को दूर करने की कोई स्कीम सरकार को बनानी होगी वो बनाएंगे, या कोई नई योजना अगले को देनी होगी। कोई मानो लगता है हमें भी इसको लोन देने के बजाय इसको तो कोई छोटा काम किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ ये लग करके काम कर सकता है, इसको सैलरी मिल जाए, या इसको अनपढ़ ही है बिल्कुल मजदूरी का ही काम कर सकता, तो मनरेगा का अंदर काम उसको दिलाया जा सकता है। तो बैंकों के अंदर कोई डिफॉल्ट इस प्रकार का मिलता तो उनको बिना लोन के भी उनकी इनकम कैसे बढ़ सकती है, इसकी योजना बनाई जाएगी। लेकिन जनवरी में इन सबको लोन दे दिए जाएंगे। तो इस सारे चरण में अभी 1.5 लाख परिवारों को बुलाया गया है। 1 लाख परिवारों को सहायता जरूर हो जाए, मानो 50,000 का एक छोड़ भी दे इस प्रकार के लोगों का जिनकी सहायता नहीं हो पाएगी, तो 1 लाख का ये पहला टारगेट इस 2 महीने के चरण में पूरा करेंगे। आखिर सब जानकारियां सरकार के पास होनी ही चाहिए। कोई व्यक्ति अच्छा पैसा कमा रहा है और उसको छुपा करके और सरकार की योजना का लाभ ले रहा है, तो वो ले रहा है, इसका इनडायरेक्टली असर क्या जा रहा है कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, किसी का हिस्सा मारेगा खुद लेगा। तो ये चीजें हमको एक उसकी उद्देश्य अल्टीमेटली तो ये है ही है कि पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ ले, अपात्र व्यक्ति न ले। तो इसलिए वो बहुत सारी समस्याओं का धीरे धीरे पटाक्षेप हो रहा है। बहुत ऐसे विषय हमने देखा है कि जब जीएसटी का इरा शुरू हुआ था तो जीएसटी लोगों ने क्यों उसका विरोध किया था, यही कि सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अब वो उस समय विरोध करने वालों ने किया, लेकिन जीएसटी लागू हो गया। आज वही लोग प्रसन्न है, वही लोग कहते नहीं नहीं अच्छा हो गया, 2 भैया नहीं बनानी पड़ती है कि वही से काम चल जाता है। तो इसलिए ये शुद्धता जीवन में आनी चाहिए। अब इसमें आएगी सहज सहज। अगर हम कोई दंडात्मक कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं तो फिर तो जनता में रोष ज्यादा आता है। अब उनका भय है जब चीजें अच्छी शुरू हो जाएंगी तो उसमें से लोगों को चयन करना पड़ेगा कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। तो अच्छा तो निश्चित रूप से परिवार पहचान पत्र के साथ, और ये परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ के ही ये सारी बातें चलेंगी। उसमें ही सारा डाटा मिलेगा, इनकम वेरिफिकेशन भी उसी में से होगी। परिवार के कितने सदस्य हैं, कौन कौन पढ़े लिखे हैं, कौन क्या काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें, पहले से व्यवसाय क्या है, पैतृक व्यवसाय के हिसाब से भी कई बार पता लगता है कि जैसे मानो पिता किसान है, बेटा अभी बेरोजगार है, तो कृषि से जुड़े काम वो आज बहुत आसानी से कर सकता है। और कम से कम 15-20 योजनाएं तो ऐसी हैं जो कृषि से जुड़ी हुई है। आज थोड़ा विमुख होता जा रहा है क्योंकि उस प्रकार का खेत में हल चलाने की उसका मन करता नहीं है, उसको लगता है कोई आसान काम मिले। लेकिन जैसे नए नए काम शुरू हो गए हैं, मशरूम फार्मिंग है, फिशरीज है, पशु पालन का काम है, या इसी प्रकार के पिगरी है, फ्लावर की मार्केट है, पोल्ट्री है, ये सारी चीजें अब खेती के साथ जुड़ रही हैं। तो ऐसे फूड प्रोसेसिंग के छोटे छोटे काम हैं, इनको सबको काम करने से व्यक्ति आज 15-20 हजार रुपया महीने का कमाना बहुत कठिन नहीं है। अगले का मन बढ़ना चाहिए, उसको थोड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका एक विश्वास बढ़ना चाहिए। अभी विश्वास में कमी है, मैं काम करूंगा तो पता नहीं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं घाटा ना हो जाए। तो ऐसे कामों की, और अभी तो कई बार क्या व्यक्ति हार करके उसको करता है कि जब 30-35 साल का हो जाता है ना, अभी अब नौकरी का तो गुंजाइश बची नहीं, चलो कुछ ना कुछ कर लो। हमारा तो कहना है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये शुरू में ही 20-25 साल के अंदर जिस प्रकार की नौजवान के अंदर क्षमता होती है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आ जाए तो बहुत छोटे छोटे काम करके बहुत लोग आगे बढ़ गए। अब ये स्टार्टअप योजना जो शुरू की गई है, स्टार्टअप योजना का मतलब ये है कि भी कहीं से भी स्टार्ट करो, छोटे काम से शुरू करो। स्टैंड अप इंडिया जो शुरू किया, अनुसूचित जाति के लोगों को इनको खड़ा करना है तो इनको कुछ सहायता करो। व्यक्ति का उसको फोन मार दिया, कौन बोल रहे हैं, नाम पूछ लिया कि हम बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, मैं कहा सीएम ऑफिस से, उनका आदमी बोल रहा हूँ। मैं सीएम बोल रहा हूँ ये तो नहीं कह सकता था, अनजान आदमी आपको करूंगा तो आप पहचान लेंगे, लेकिन वो कोई गांव में बैठा है, इधर बैठा है, सब पहचानेंगे संभव नहीं है। खैर सामने वाले ने कहा कि, मैंने कहा क्या करते हैं, कि जी मैं सीआरपीएफ में हूँ। सीआरपीएफ में हूँ तो कहाँ ड्यूटी है आज, अभी कहाँ से बोल रहे हैं, कि मैं घर आया हुआ हूँ, छुट्टी हूँ। मैंने कहा आपका परिवार पहचान पत्र बन गया? कि नहीं मेरा आधार कार्ड तो बना हुआ है, परिवार पहचान पत्र में तो डाटा मेरे पास था सारा, उसके परिवार के सदस्य ये हैं वो है, सारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। लगता है कि किसी परिवार के दूसरे सदस्य ने बनवा दिया, उसको पता ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी सैलरी कितनी है, कि जी 60,000 रुपये महीना। अब 7,20,000 रुपया उसकी सैलरी है साल की।
अब ऐसी ऐसी चीजें हैं ध्यान में आती हैं, तो अब वो धीरे धीरे डाटा जो है गोल्डन हो रहा है। एक क्लैरिटी इसमें और है, जैसे दिव्यांग है मान लीजिए, और दिव्यांग जो है परिवार की इनकम तो ठीक है, लेकिन दिव्यांग तो इंडिपेंडेंट अगर उसने जिंदगी जीनी है अपनी, तो माँ बाप तो सारी जिंदगी साथ नहीं रहेगा। देखिए वो तो परिवार अभी जब तक एक इकाई है तब तक तो हम केवल परिवार को ही मानेंगे। हाँ, उसकी अगर कल को ये जानकारी मिलती है कि परिवार उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, काम तो उसको भी देना ही हमने। अभी यह है कि वो अपनी योग्यता के हिसाब से आएगा, लेकिन जिसके परिवार की आय बहुत कम है, हमारी ड्यूटी हम समझते हैं कि पहली ड्यूटी उनके लिए है। काम तो हर किसी को मिले, हम किसी को मना नहीं कर रहे कि काम मत करो, अपनी योग्यता के आधार पर सब लोग करते ही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कौशल भी सीख रहे हैं, एग्जाम भी देते हैं, नौकरियां भी हैं, उनकी रिजर्वेशन भी है, उसमें सब ले आएंगे। और उसके बाद भी वो अगर कोई काम करना चाहता है तो इस स्कीम के अलावा भी उनके लिए योजनाएं हैं, बैंक में जाएगा तो उसको लोन मिल ही जाएगा। हम प्रयत्न करके अभी उनको नहीं बुला रहे, बुला उन्हीं को रहे हैं जिनके परिवार की आय बहुत कम है, क्योंकि अल्टीमेटली सफरिंग इसकी ज्यादा है। जिसके परिवार में 10 लाख रुपया साल का आता है, लाख रुपया महीने का आता है, और उस परिवार में अगर कोई बीमार भी हो गया तो कुछ ना कुछ करके कर लेगा, उसको अपने मकान की भी आवश्यकता तो बना लेगा, उसके घर में एक दिव्यांग है तो उसकी सेवा वो कर लेगा, वृद्धजन है उसकी सेवा वो कर लेगा। लेकिन जिसके घर में है ही कुछ नहीं, सेवा भाव ये है, तो हम एक ड्यूटी के नाते लाइन से हट करके ये कर रहे हैं। पहले पीछे नहीं, 3 दिन के जो आपके मेले लगेंगे, इसमें जो एलिजिबल बेनिफिशियरी सामने आएंगे उनको योजनाओं का लाभ कब से मिलना शुरू होगा, कोई ऐसा भी? मैंने अभी 2 चरण नहीं बता दिया 2 चरण बताए हैं मैंने। इस चरण में तो सारा एक सर्वे हो रहा है, एक काउंसलिंग हो रही है। जनवरी में इन सबको लोन्स वगैरह बांटने का कार्यक्रम करेंगे, अर्थात जब जनवरी में हमारा काम पूरा हो जाएगा फिर तो उसने करना है। तो ये इस चरण का तो 2 महीने का हमने कर दिया है। हाँ, जो रह जाएंगे उसके बाद क्यों रहे हैं, किन कारणों से रहे हैं, उसको बाद में देखेंगे। जैसे कारण उन्होंने बताया कि हो सकता है सिविल में ही उसको बाहर कर दिया जाए कि भाई तुमने तो 2 लाख रुपया लिया था, वही पैसा नहीं आया है इसलिए नया नहीं दे सकते। अब ऐसे सब परिवार की योजना बनाएंगे। अभी इसलिए हमने बड़ा टारगेट नहीं रखा है, यानी 3 लाख में से अभी 1 ही लाख पहले एक बार जिनको हम कर सकते हैं उनको तो करवाए, फिर जिनका नहीं हो रहा है तो उनकी योजना अलग से बनाएंगे। हम चाहते ही हैं हर किसी की कठिनाई ये दूर कैसे हो, सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का काम तो हमारा है सबका, लेकिन योजना तो सरकार ही बनेगी, योजना बनेगी तो आगे बढ़ाएंगे। नेशनलाइज्ड बैंक ही होंगे या कोऑपरेटिव बैंक भी होंगे? अभी तो कोई भी होगा, जो योजनाएं लागू होती हैं सब बैंकों को होते सब होंगे, कोऑपरेटिव भी होगा, वो भी होंगे। जो परिवार पहचान पत्र हमने आईडी बनवाया 55 लाख परिवार के आसपास मान लेते कि कितने लोग हैं और उसमें से कुछ अप्लाई करेंगे। 70 लाख परिवार हैं और 65 लाख के आसपास रजिस्टर हो चुके हैं। 5 या 6 लाख परिवार ऐसे हैं जो अभी वो भी आगे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट उसमें ये था कि 1,80,000 क्योंकि हम एक सीमा रखते हैं बीपीएल की, तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है 65 लाख परिवार में से कितनों ने किया कि 1,80,000 हमारी, हालांकि वेरिफिकेशन हो रहा है पर सेल्फ डिक्लेरेशन अभी हमने सिर्फ 1 लाख तक जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किया है उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। इससे ऊपर जब हमने भी कुछ करना नहीं है तो वो चल रहा है बीपीएल का लाभ ले रहे हैं और हमने कहा 1,80,000 तक के लोग बीपीएल में शामिल होंगे, वो भी हमने कहा है ना हमारी वो बात का विषय है। अभी तो जिनकी इनकम बढ़ानी है उनकी बढ़ाए ना। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सवाल कि जो 3.25 लाख आपने कहा कि फैमिली रहती है जिनकी 1 लाख या 50,000 रुपए, वो एक कुल जो हमारी जनसंख्या है उसका कितना हिस्सा है, और क्या ये वेरीफाइड है कि जो उन्होंने दावा किया वो सही है? मैंने बताया वेरिफिकेशन चल रही है और जो वेरीफाइड हो गए हैं, अभी 1 लाख से नीचे वाले 1.5 लाख परिवार वेरीफाई हो गए हैं। जिन 1.5 लाख को हम बुला रहे हैं अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन वो कुल जो 1 लाख से नीचे वाले जिन्होंने रजिस्टर कराया है वो 3.25 लाख के ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है जनसंख्या का, गरीबी रेखा से नीचे नहीं, देखिए कुल मिला के परिवार 70 लाख परिवार है, तो उसमें हिसाब से 3 लाख देखा जाए बहुत बड़ा नहीं है। कल ये आंकड़ा छपा है कि 12% लोग हमारे हरियाणा के वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। क्या 12 पॉइंट समथिंग? हाँ, कल ही छपा ये नीति आयोग ने छापा। तो ये नीति आयोग के अपने सर्वे के सिस्टम रहते हैं, उन्होंने छापा। राष्ट्रीय स्तर से कितना है उसके बराबर? राष्ट्रीय का तो नहीं पता, राष्ट्रीय ज्यादा होगा। हमारा हरियाणा स्टेट कंपेरेटिवली बाकी स्टेट्स की तुलना में अच्छा है। सीएम साहब, प्रत्येक जिले में मेले का आयोजन किया जा रहा है, प्रत्येक ब्लॉक में तो
कुछ जगह ऐसी होंगी जो दूर दराज के लोग होंगे तो उनको लाने और ले जाने की सुविधा सरकार की अभी कोई ऐसी योजना नहीं है, अभी तो बुला रहे हैं। और एक ब्लॉक केंद्र ऐसा नहीं होता कि कोई आते जाते नहीं है, सामान्य भाई ब्लॉक में 20-30 किलोमीटर में ब्लॉक होता है, सेंटर में आएगा तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। इतनी भी स्थिति आज नहीं है किसी की कि वो 10-15 किलोमीटर जा करके कहीं नहीं जाता, अपने निजी कामों से जाते ही हैं लोग। वैसे ही उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें तो चिपके तो आएगी, वो तो आएगा यार, उसको लाभ दे रहे हैं। और ऐसी अगर बहुत छोटी छोटी चक्रों चीजों में पड़ेंगे तो फिर उसकी सीमा नहीं है कोई। सर 12% की अगर बात करें जो भी आप बता रहे हो, आपके कार्यकाल के दौरान ये घटा है या बढ़ा है? अभी तो डाटा नीति आयोग का भी आया है, और पहले क्या हुआ है आगे जरूर कम करेंगे, हम निश्चित करेंगे। सर एक सवाल है, जिस तरीके से आप लोन देने की बात कर रहे हैं, जिनको लोन मिलेगा क्या उनके फर्स्ट 6 मंथ का ईएमआई जो होगी वो वेव ऑफ होगी या नहीं होगी? बिकॉज ये लोग पहले से ही हैंड टू माउथ है। अब जिसकी 1 लाख तनख्वाह है, सालाना इनकम है, अब वो 8,000 9,000 कितना कमा रहा है, अब वो 6 महीने तक अगर उसको वेव ऑफ होता है उसके बाद कुछ पैसा कुछ आमदनी जुड़ेगी। अच्छा, बहुत सारी स्कीमें पहले ऐसी बनी हैं, उसमें से आदमी बढ़ता नहीं है आगे। यानी जब उसकी ट्रेनिंग हम करा रहे हैं और फिर इनकी लगातार काउंसलिंग करेंगे। आज लोन देने के बाद भी सब परिवारों को काउंसलिंग की, उसको ये काम करने के लिए कहा था, काउंसलिंग हुई थी, तो हम उस सारा नेटवर्क में उसको लाएंगे ताकि उसके काम का ध्यान भी रख सके। आज क्या होता है, परिवार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये अच्छी नहीं है, कमाई कम है ऐसा नहीं है, किसान हो, मजदूर हो या दुकानदार हो या कोई भी हो, बहुत अच्छा कमाने वाले भी शाम को बस खाली खाली खाली। तो सर इनको जो लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रियायती होगा? कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनमें रियायती है, कुछ में सबवेंशन है। कई बार जैसे बैंकों का 7% हो तो उसमें केंद्र सरकार का 3% फ्री होता है, कई जगह पर हमने भी 4% फ्री किया है। वो स्कीम पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके लिए कुछ और भी सोचना होगा तो सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति की, परिवार की इनकम बढ़े और कैसे वो 1,80,000 से बाहर निकले, तो उसके लिए गरीबों के लिए हर प्रकार की योजनाएं बना सकते हैं। कोई सुझाव किसी का आएगा तो फिर विचार। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन जो बातें विजिलेंस की इस सारे विषय में ओपन करता है, जो उन्होंने ओपन कर दी वो मैं बता सकता हूँ। यानी कुल मिलाकर के एक उनको लीड मिली जिसमें से किसी एक व्यक्ति से पैसा मांगा गया, और जानकारी उनको कहाँ से मिली, क्या ले ये मुझे मालूम नहीं। और मुझे उसी दिन उन्होंने बताया कि एक ऐसा केस हमारे ध्यान में आया है, हम उस पर रेड करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जरूर करनी चाहिए, और इसमें तार कहाँ तक जुड़े हैं सारे आगे तक बढ़ाने चाहिए। वो यहीं कहीं पंचकुला में 10 लाख रुपया देते हुए किसी एक व्यक्ति को 20 लाख देते हुए पकड़ा, और उसको पकड़ करके इंटरोगेट किया तो फिर वो लाइन पहुंची झज्जर, वो जो अश्विनी शर्मा नाम आ रहा है, वहां से 1 करोड़ कुछ लाख रुपया उसके घर से बरामद हुआ। उसको उसी समय पैसों समेत उठा लिया, और किसी को जानकारी उस समय तक नहीं थी। और उठाने के बाद उसको इंटरोगेट किया तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मुझे डिप्टी सेक्रेटरी है उसको पहुंचाने हैं। उनका कैसे पहुंचाते हो कि मैं हमेशा फ़ोन करके उनको बताता हूं, जहां वो कहते हैं वहां पहुंचा देता हूं, यानी करो फ़ोन। उसमें फ़ोन किया गया, तो फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं ऑफिस में बैठा हूं, और पहले जब पैसे उसने लिए ऑफिस में कभी नहीं लिए। उसने कहा कि अभी ले आओ, ऑफिस ले आओ। तो ये 2 ब्रीफ केस में ले जा करके, एक अलग आदमी दूसरा अलग आदमी, तो इसके ऊपर सारा उन्होंने ट्रैक किया, ऑब्जर्वेशन की, और जब दूसरा उनको बैग दिया तो उसी समय उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया, और वो पैसे बरामद किए। उस दिन से वो भी अंदर है। फिर उसको इंटरोगेट करने के बाद कोई तीसरा स्थान, क्या नाम बताया था, हाँ उसका दोस्त, तो वो घर कोई उसके घर गए, वहां से फिर पैसे बरामद किए। ऐसे लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास इंटरोगेशन में, 3 करोड़ 60 लाख, चलो 3-60-4 मतलब एकदम एग्जैक्ट तो मैं तो ना देखे हैं ना मुझे मालूम है, लेकिन इतना जो जानकारियां मिली हैं वो यहाँ तक मिली हैं। उसका अब चूंकि जुडिशियल कस्टडी में है, सारे विषय आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, और ये सारे लिंक कहाँ तक है, कैसे हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई करेंगे। हमने पूरी छूट विजिलेंस को दी है, और विजिलेंस ने कहीं लापरवाही नहीं बरतनी है, कहाँ तक चीज़ पहुँचती है वहीं तक पकड़ेंगे। लेकिन ये जो सारे गिरोह हैं ये बहुत डीप रूटेड हैं, बहुत पुराने हैं, और जानकारियाँ तो ये हैं कि 20-20 साल से इनके गिरोह बने हुए हैं और एक सिस्टम से काम करते रहे हैं। अब हमने चूंकि उसको क्रैक करना शुरू किया है, पहले आपने देखा पेपर लीक आउट में 48 लोग उस समय पकड़े गए थे, और इस समय जो पकड़े गए हैं और भी इसमें अगर ध्यान में आएंगे तो उनको सबको पकड़ेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई जानकारी किसी के पास हो वो हम तक पहुंचाए। मैंने अपने विपक्ष के मित्रों को भी कहा है
कि अंधेरे में तीर ना मारे, जानकारी हो तो हमको बताएं, हमें ना बताएं। मान लो उनको लगता है कि हमारे तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं कि हम सत्ता पक्ष को ना बताएं, तो भाई विजिलेंस को बता दो, नहीं तो पुलिस को बता दो, और वहां तक भी ना जाओ तो सीधे कोर्ट में बता दो। कोर्ट में भी जाके बताया जा सकता है कि हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप आदेश करिए, इनके खिलाफ FIR कराई जाए, कोर्ट से ऑर्डर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए कहीं कोई किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं, हिम्मत करने की जरूरत है। जो हिम्मत करेगा वो ये काम करेगा, और केवल थोथे तीर, फोके तीर ये चलाएंगे तो 11 भर्तियां ऐसी कांग्रेस के टाइम की जो रद्द हुई, कोर्ट ने रद्द की, वो इन्हीं कानून से की। और अब हालांकि हमारे ही समय में हमने जिनको सपोर्ट किया ऐसे भी मुख्यमंत्री, क्योंकि चीजें तो उनके इर्द गिर्द चलती हैं, 10 साल की जेल में चले गए, इन्हीं चीजों के कारण से गए। हमारी तो एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई, हालांकि कोर्ट में जा रही हैं। जिसको भी लगता है, जिसको जो लगता है कि मैं नहीं चयन हुआ, चयन नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में जाऊं, ये 100 रुकवा दूं, एक बार रुकवा तो सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।